हेलो एवरीवन, चलिए आज नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सी? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, क्लास 10th की नई टॉपिक हाइड्रोकार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, वही क्या होते हैं? आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, समझ है ना कि वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया CH4, ये क्या आपका मेथेन हो गया। अभी इसको बताइए, ये देखिए CH4 ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। आपका C2H6 ये भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना, ये क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आपको अगर C2H4 ये भी दे दिया जाए, ये भी देखिए क्या आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, समझ है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है क्लास 10th में, बस आपको जितना पढ़ना उतना बताया। देखिए हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है ना, तो लिख लेंगे यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन है उनको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है आपका, जल्दी बताएं। देखिए हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। पहला देखिए आपका क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कौन सा है आपका? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या आपका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ है ना। देखिए हाइड्रोकार्बन को दो वर्गों में विभाजित किया गया। पहला क्या है आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब देखिए जो एलिफैटिक होते हैं, यहाँ पे देखिए एलिफैटिक आपको पढ़ना है। ठीक है, एरोमेटिक में देखिए अभी उतना नहीं पढ़ना, बस एरोमेटिक ये समझना है। इसमें देखिए क्लास 10th में इसी को पढ़ेंगे, जो आपका क्या होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको भी क्या कर दिया गया है, दो वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, हाँ अच्छा, हाँ इसमें देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इसमें जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है ये आपकी खुली होती है या फिर आपकी क्या होती है, विवृत मतलब क्लोज्ड होती है। ओपन और क्लोज्ड चेन में जो कार्बन रहते हैं ये जुड़े होते हैं। तो एलिफैटिक यौगिकों को फर्दर देखिए क्या होते हैं, दो भागों में बांट दिया गया। पहला आपका क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, दूसरा देखिए आपके क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, जो कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला होती है वो या तो खुली में होती है या तो विपरीत मतलब क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक है, अब इनको भी देखिए दो वर्गों में बांट दिया गया। पहला देखिए क्या है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो आपके सिंगल आबंध से जुड़े होते हैं। संतृप्त में देखिए क्या रहेंगे, आपके जो कार्बन के बीच का बंध रहेगा वो कब आपके एकल आबंध से जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो क्या होंगे, आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। और असंतृप्त देखिए क्या होता है, असंतृप्त में जो आपके कार्बन का के बीच का आबंध रहेगा, या इसमें देखिए असंतृप्त में ये डबल भी हो सकते हैं, कार्बन के बीच में डबल आबंध भी हो सकते हैं, एक और कार्बन के बीच में ट्रिपल आबंध उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के क्या होते हैं, आपके बीच सिंगल आबंध जुड़ा होते हैं, वो आपके संतृप्त होते हैं। असंतृप्त देखिए क्या होते हैं, जिसमें कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं, वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए देखते हैं आपके जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए इसमें क्या होते हैं, आपके सिंगल आबंध ही उपस्थित होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखिए क्या कहा जाता है, आपको संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसको देखिए क्या कहते हैं, आप एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन।
ठीक है ना। एल्केन में आप लोग जानते हैं क्या होते हैं, आपके कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल आबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रो, यहाँ पे क्या है आपके एल्केन होते हैं। और देखिए दूसरा क्या होता है, संतृप्त में आपके साइक्लो एल्केन होंगे। एल्केन देखिए क्या होती है, आपकी कार्बन की संख्या क्या होता है, अचक्रीय यौगिक होता है, अचक्रीय यौगिक होता है। ठीक है, समझे। एल्केन क्या होता है आपका अचक्रीय यौगिक होता है। ठीक है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन देखिए ये भी क्या होते हैं दो प्रकार के, पहला एक एल्केन हो गया, दूसरा आपका क्या होता है साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन। ठीक है ना, साइक्लो एल्केन कैसा होगा आपका, चक्रीय यौगिक रहेगा। ठीक है, चक्रीय यौगिक होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए एल्केन, एल्केन में क्या रहेंगे, ये भी दोनों क्या आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखिए क्या कहा जाता है, आपको इसको याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को इसको कहा जाता है पैराफिन, पैराफिन। ठीक है ना, पैराफिन का मतलब क्या होता है, ये आपके बहुत कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना, पैराफिन का मतलब यही होता है कि पैराफिन ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिसमें देखिए दो वर्ड है, पैरम, पैरम का मतलब होता है बहुत कम, और एफिन्स का मतलब होता है क्रियाशीलता। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। पैराफिन का मतलब होता है बहुत कम क्रियाशीलता, इसकी जो क्रियाशीलता होती है बहुत कम होती है। और ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है इनको दो वर्गों में बांटा गया, पहला आपका एल्केन और दूसरा साइक्लो एल्केन। एल्केन में देखिए यौगिक क्या रहता है, अचक्रीय रहता है, समझ रहे हैं, मतलब कि वो क्या रहता है, खुला हुआ रहता है। जैसे आपका एल्केन का देखिए यहाँ बता दे रहे हैं हम, जैसे ये आपका हो गया CH3, यहाँ पे भी आपका ये CH3। अब इसमें देखिए खुला हुआ, कहीं पे बंद नहीं है ना, तो ये आपका क्या है, एल्केन है। ठीक है, दिख रहा है ना एल्केन का। तो ये देखिए यहाँ पे ये एल्केन का सूत्र, एल्केन का देखिए सूत्र लिख लीजिएगा। एल्केन का सूत्र यही होता है CnH2n+2। ये क्या है आपके एल्केन का सूत्र है। ठीक है, तो ये देखिए खुले हुए में है, अचक्रीय यौगिक, इसलिए ये क्या है आपका एल्केन है। अब दूसरा देखिए क्या है आपका, ये साइक्लो एल्केन। दूसरा क्या है आपका साइक्लो एल्केन है ना। साइक्लो एल्केन का देखिए सूत्र, जैसे एक एग्जांपल बता रहे हैं साइक्लो का, जैसे ये देखिए, अब इसमें आपको 3 लेना पड़ेगा, 3 या 4, यहाँ पे साइक्लिक के फॉर्म में रहेगा। ये देखिए साइक्लिक में सभी क्या है आपके चक्रीय यौगिक बन रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपके CH2 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका साइक्लो एल्केन है। क्यों, यहाँ पे सिंगल आबंध से सब जुड़े हैं, और सब देखिए यहाँ पे क्या है, चक्रीय है। तो जो साइक्लो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं आपके चक्रीय होते हैं। और साइक्लो एल्केन का सूत्र देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से कितने हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा साइक्लो एल्केन का सूत्र CnH2n। ठीक है, ये किसका सूत्र है आपका, साइक्लो एल्केन का सूत्र है। ठीक है, तो आप समझ गए ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ गए। ओके, चलिए ठीक है, अब चलिए देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको मिटा दें। देखिए आपके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप कह सकते हैं वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एक डबल आबंध या एक ट्रिपल आबंध उपस्थित होता है, उसको क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए इसको भी देखिए क्या कर दिया गया है, जिससे आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके क्या रहते हैं, एक आपके डबल आबंध उपस्थित होते हैं। मतलब कि आपके हाइड्रोकार्बन में एक अगर डबल आबंध उपस्थित है तो उसको क्या कहते हैं, आप उसको एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन या फिर क्या कहते हैं इसका दूसरा नाम एल्कीन, या इसको क्या कहते हैं ओलिफिन, एल्कीन या ओलिफिन। ठीक है,
देखिए एल्कीन या इसको कहते हैं ओलिफिन। ओलिफिन का देखिए यही मतलब होता है, जैसे आपका इसको कहते हैं पैराफिन ना। अब देखिए एल्कीन को कहते हैं ओलिफिन। ओलिफिन का मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा सक्रिय होता है। ये देखिए क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। ओलिफिन ये क्या होता है, एल्कीन जो होता है ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो ये भी समझ गए कि अगर देखिए असंतृप्त वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल आबंध उपस्थित होता है उसको क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एल्कीन को आप क्या कह सकते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन का मतलब यही होता है कि इसकी ज़्यादा क्रियाशीलता होती है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, एल्कीन का आपका सूत्र यही होगा CnH2n। आपके साइक्लो एल्केन का ही सूत्र रहता है एल्कीन का। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, अचक्रीय होते हैं और चक्रीय दोनों में भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये देखिए क्या है आपकी, ये चक्रीय ये अचक्रीय का है। जैसे उदाहरण के लिए ये देखिए कार्बन, ये डबल आबंध है, ये भी कार्बन, ये भी आपका कार्बन है। अब देखिए कार्बन की 4 संयोजकता होती है, मतलब कि वो क्या करेगा, आपकी चारों संयोजकताएं क्या करेगी, एक तो यहाँ से जुड़ा तो 3 बचेगा, तो ये 3 क्या करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1 2 3 जुड़ा, 1 बचा है तो एक ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा। इसमें देखिए 2 है तो 2 संयोजकता इसकी खाली है तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ेंगी। तो ये आपका क्या है, एल्कीन है। अब इसी सूत्र पर देखिए आ जाएगा, सी देखिए कितने हैं कार्बन, ये Cn क्या है, एन ये कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो ये आपका C कितने हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देखिए कितने हो जाएंगे, H2n CH 3 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो C3H6 ये देखिए इसका सूत्र हो गया एल्कीन का। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए देखते हैं असंतृप्त का दूसरा भाग। ठीक है, दूसरा भाग देखिए क्या है, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं। दूसरा यही है कि आपका दूसरा नंबर ये आपका क्या है, एल्काइन। ये आपका क्या हो जाएगा, जिसमें आपके जिस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपके ट्रिपल आबंध उपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं आप, एल्काइन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, आपके एक ट्रिपल आबंध उपस्थित होता है तो उसी को क्या कहेंगे आप, एल्काइन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है, अब इसका सूत्र यही होता है CnH2n-2। ये क्या होता है, एल्काइन का सूत्र होता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए एक उदाहरण बता रहे, जैसे ये आपका ये कार्बन है, ये कार्बन में देखिए एक ट्रिपल आबंध उपस्थित है। ठीक है, ये कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये एल्काइन है। और यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो जाएगी, यहाँ पे कहें कि कार्बन की 4 संयोजकता होती, एक से जुड़ा था तो 3 खाली थी, 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। अभी ये जुड़ेगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 4 हो गया, चारों से अपना जुड़ा है तो एक भी नहीं खाली, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता पूरी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये एक बचा तो एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, क्या क्या अंतर है। देखिए सबसे पहले देखिए अंतर है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक अस्थायी होते हैं। समझ रहे हैं ना, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो अत्यधिक अस्थायी होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये कम अस्थायी होते हैं। ठीक है, पहला तो ये अंतर है। ठीक है, अब दूसरा देखिए अंतर क्या रहेगा, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये दोनों अंतर समझे। पहला वाला देखिए क्या होता है, ये ज्यादा अस्थायी होता है और कम क्रियाशील होता है। दूसरा वाला कम अस्थायी होता है और ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल से कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करते। समझ रहे, जब ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो कोई क्रिया प्रदर्शित नहीं करेंगे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या करेंगे, ब्रोमीन जल से क्रिया करके इसका रंग उड़ा देते हैं। ठीक है, जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेंगे अगर उसमें ब्रोमीन के साथ क्रिया कराएंगे तो उसका क्या करेंगे, रंग को
उड़ा देते हैं। और देखिए यहाँ पे एक और दिया गया बेयर परीक्षण। बेयर परीक्षण में देखिए यही होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन 1% क्षारीय केमनो विलयन के प्रति कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए नोट कर लीजिए। इसमें देखिए क्या करेंगे, अगर 1% KMnO4 1% क्षारीय KMnO4 विलयन से क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में 1% आपका जो KMnO4 का विलयन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से कराएंगे तो इसको कैसा कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। यही आपका क्या है, बेयर परीक्षण है। ठीक है, तो ये समझ गए। चलिए अब देखते हैं क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु, जिसमें क्या होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई आबंध से, ठीक है, क्या होते हैं, आपस में सिग्मा अथवा पाई आबंध के द्वारा बंद विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं। ठीक है ना, तो इसको देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा अथवा पाई बंध के द्वारा ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, बंद विवृत का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, बंद विवृत श्रृंखला में क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं। अब उदाहरण देखिए, आपका सिंपल सा एग्जांपल दिया था बेंजीन, ये आपका क्या है C6H6। ठीक है, इसमें देखिए दो चीज दिया गया, सिग्मा और पाई आबंध के द्वारा बंद विवृत श्रृंखला में क्या होता है, विन्यासित रहता है। यही आपका देखिए C6H6 किसका सूत्र है, बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए कैसे रहता है बंद विवृत श्रृंखला में। यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु कितने, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6 कार्बन के परमाणु हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके 6 कार्बन हैं। तो इसमें देखिए पहले आप सिग्मा आबंध से जोड़ दीजिए, ये क्या आपके सिग्मा आबंध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो सिग्मा आबंध है, जहाँ पे सिंगल आबंध होते हैं वहां पे सिग्मा आबंध बनते हैं, और जहाँ पे डबल और ट्रिपल आबंध आता है तो वहां पे क्या होते हैं, पाई आबंध बनते हैं। तो यहाँ पे एक देखिए ये पाई आबंध बन गया, फिर इसको छोड़ करके फिर एक को यहाँ पे कर दीजिए, फिर एक को यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, आपका एक सिग्मा और एक पाई आबंध बना है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा आबंध है, यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा और पाई आबंध, यहाँ पे भी क्या है आपका सिग्मा, यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा और पाई आबंध, और यहाँ पे क्या है आपका सिग्मा। तो यही देखिए कह रहा है सिग्मा अथवा पाई आबंध के द्वारा बंद विवृत श्रृंखला में विन्यासित होते हैं, उसी को क्या कहते हैं आप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यही आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, समझ गए ना, एरोमेटिक यौगिक समझ गए। ठीक है, चलिए अब इसी में देखिए पढ़ लेते हैं समावयवता क्या होती है। ठीक है, चलिए अब आगे हेडिंग डाल लीजिए, समावयवता। देखिए समावयवता वह परिघटना होती है जिसमें यौगिकों के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन वे भौतिक अथवा रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दर्शाते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, समावयवता। समावयवता, देखिए समावयवता को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है,
अब देखिए यही क्या होता है, देखिए ऐसे यौगिक जिनका, लिख लेंगे ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो, परंतु संरचना भिन्न हो। देखिए क्या होते हैं, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं, समावयवी कहलाते हैं, ठीक है। एवं यह अवधारणा, एवं यह अवधारणा संरचनात्मक एवं यह अवधारणा संरचनात्मक समावयवता कहलाती है, समावयवता कहलाती है। देखिए यही बता रहे क्या है, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान परंतु संरचना भिन्न हो, संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। एवं यह अवधारणा संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे उदाहरण, ठीक है। क्या देखेंगे, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण देखेंगे, जैसे आपका देखिए ले लीजिए C4H10, क्या है आपका C4H10, ठीक है। अब देखिए C4H10 में देखिए कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। C4H10 में देखिए कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है। तो कि देखिए क्या होता है, संरचनात्मक समावयवी यही होता है, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र क्या रहता है, समान रहता है परंतु संरचना क्या रहती है, भिन्न रहती है। तो अब देखिए इसमें कैसे आप देख लेंगे, यहाँ पे एक है, यहाँ पे ये C है, 2C 3C ये 4C, यहाँ पे एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आप लगा देंगे, ठीक है। इसकी देखिए पहले तो ये संरचना बन जाएगी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपका N-ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N-ब्यूटेन। अब या तो आप देखिए इसकी दो संरचनात्मक समावयवी संभव है, या तो ये वाला समूह उठा करके इस पे लगा दीजिए, इसकी हाइड्रोजन को यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आपका देखिए ये बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है आपका, ये बन सकता है, ठीक है। दूसरा देखिए आपका ये बन सकता है। अब दोनों में ही देखिए आपके आणविक सूत्र क्या है, आपके समान है, ठीक है ना, लेकिन संरचना क्या है आपका, भिन्न है। तो देखिए C4H10 का 10 में आपके दो संरचनात्मक समावयवी संभव हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये देखिए क्या आपकी शाखित श्रृंखला में है ना। अब चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, एक और बता रहे हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, आपको समावयवी बताना है। एक हम अणु दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जा रहा है, आणविक सूत्र आपका हो जाएगा C5H12, ठीक है ना। अब इसमें आपको क्या बताना है, इसके लिए निम्न समावयवी बताना है, समावयवी कितने समावयवी संभव हैं इसके लिए, C5H12 के लिए। तो पहला आप बना लीजिए, देखिए ये क्या हो गया आपका, 5 कार्बन हो गए, तो पहला तो ये बन जाएगा, ठीक है, पहला तो यही बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये आपके ये हो गए एक समावयवी, जिसका नाम नहीं बता रहे, नाम तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसका नाम जब आपके IUPAC और कॉमन नाम बता देंगे तब बताएंगे। तो पहला देखिए आपके ये एक समावयवी हो गया। अब देखिए शाखित होगा, मतलब कि ये वाला समूह उठा करके आप इस पे लगा दीजिए और इसके हाइड्रोजन को आप इस पे लगा दीजिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए कैसे बच जाएगा, ये आपका ये हो गया, फिर लास्ट वाला समूह को उठा करके कहाँ पे लगा रहे थे आप, इस पे लगा दे रहे थे,
ठीक है ना, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन को आप यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, जो कार्बन रहता है, कार्बन अपने 4 आवरण से जुड़ा रहेगा। तो दूसरा ये आपको मिल गया, दूसरा समावयवी ये है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या करिए, इसको उठाइए, इसको यहाँ पे लगा दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए। तो तीसरा देखिए आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। तीसरा क्या है आपका, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए इसका ये 3 नाम दे दीजिए, तीसरा है। अब देखिए हाइड्रोजन को यहाँ पे संतुलित कर दीजिए, हाइड्रोजन को लगा दीजिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गई सभी पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, C5H12 का आपका क्या है, आपके इसकी देखिए क्या है, 3 समावयवी संभव हैं। C5H12 के लगभग आपके कम से कम 3 ही समावयवी संभव हैं। ठीक है, और चीज देखिए, एक चीज आपको दी गई है, क्रियात्मक समूह, इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। देखिए वे क्रियात्मक समूह वे समूह होते हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उनके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए आप लोग लिख लीजिए, वे समूह, क्रियात्मक समूह, मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं आपको यहाँ पे, देखिए क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक, क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको देखिए लिख लीजिए, क्रियात्मक समूह को देखिए क्या होते हैं, वे समूह हैं जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। ठीक है, वे समूह जो किसी कार्बन श्रृंखला से जुड़कर उसके गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे आपका ये कार्बन है, अब इस कार्बन श्रृंखला में क्या करता है, कोई भी आपका समूह आता है, क्रियात्मक समूह देख लीजिएगा बुक में, वहां पे एक बनी गई है लिस्ट। जैसे आपका देखिए दिया गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का देखिए सूत्र यहाँ पे COOH है। ठीक है, ये क्या आपका क्रियात्मक, अल्कोहल का देखिए क्या OH है। ठीक है, और देखिए आपका CHO, ये क्या है आपका एल्डिहाइड का है। आपका ये C डबल बॉन्ड O, ये CO आपका कीटोन का है। ठीक है, तो ये सब क्या आपके क्रियात्मक समूह है। अब यही जो क्रियात्मक समूह आपके कार्बन श्रृंखला में जुड़ी रहेंगी तो उसके गुणों का निर्धारण यही करेंगे क्रियात्मक समूह। जैसे आपको दे दिया जाए CH2 CH3 CH3, ये आपका देखिए एथेन रहेगा। अब देखिए इसी एक हाइड्रोजन को निकाल करके ये क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल करके एक क्रियात्मक समूह जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे ये CH3, ये आपका CH2OH हो जाएगा ना। अब यही जो OH समूह रहेगा इसका, इसके पूरे गुण का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। तो यही क्या होते हैं आपके क्रियात्मक समूह होते हैं। और चीज एक देखिए बचा, ये देखिए पढ़ लीजिएगा, जो क्रियात्मक समूह के यहाँ पे देखिए दी गई है, लिस्ट दी गई, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये सब कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अम्लग्न, ये सब बताएंगे कब क्या लिखना है। अब देखिए सजातीय श्रेणी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सजातीय श्रेणी भी। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए हम मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा सजातीय श्रेणी, हेडिंग डाल लीजिएगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है ना, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। अब देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है, देखिए इसको लिख लीजिएगा, जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र, जो कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, समान हो, तो इन्हें अणुभार 14 के अंतर से, अणुभार 14 के अंतर का मतलब क्या होता है, आपका जो CH2 समूह रहता है इसका अणुभार कितना होगा, आपका 14 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका अणुभार 14 के अंतर से, समझ है ना, 14, हाँ क्या लिखें आप,
जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तब इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में विस्थापित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो देखिए जो आपके रहते हैं अणुसूत्र समान रहते हैं तो उसमें क्या रहते हैं आपके जो CH2 यही समूह क्या रहते हैं समान रहते हैं, यही इसी को क्या कहते हैं आप सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए दे दिया जाए आपको, देखिए दे दिया जाए C7H16। अब देखिए C7H16 कैसे बनेगा आपका, यहाँ पे देखिए CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 यहाँ पे भी आपका CH2 कितने कार्बन हुए 1 2 3 4, यहाँ पे CH2 5 हो गया, यहाँ पे CH2 6 हो गया, यहाँ पे आपका CH3। ठीक है, तो यही आपकी देखिए क्या है आपकी सजातीय श्रेणी है। समझ है, CH2 का अंतर है सब में ना, तो ये क्या आपका सजातीय श्रेणी। अब देखिए इसको CH2N के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है CH3 है तो यहाँ पे कितने टाइम है 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे CH2 लिखेंगे, यहाँ पे कितनी टाइम है 5 है 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपका CH3 है। ठीक है, तो समझ गए हम। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे जो IUPAC नामकरण है, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो इसको पढ़ाएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।